नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 14 में सल्तनत काल में तुगलक वंश की बात शुरू हो गई थी अपनी लेक्चर नंबर 13 से। और तुगलक वंश में आज सेकंड शासक की बात करनी है जिनका नाम है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। इनका कार्यकाल जो है दोस्तों वो 1325 से लेके 1351 तक है। सो ये कार्यकाल याद रखिएगा, 1325 से 1351 तक। ठीक है, बहुत विद्वान व्यक्ति था ये, कुछ ज्यादा ही, और बुद्धिवाद दर्शन को मानता था ये। बुद्धिवाद, ये प्रश्न आ चुका है, बुद्धिवाद दर्शन को मानने वाला सल्तनत काल का शासक कौन है दोस्तों? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिवाद दर्शन को मानने वाला और सर्वाधिक विद्वान, सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्वान शासक यही था। इसका मूल नाम था उलूंग खां। उलूंग खां इसका मूल नाम था। इसके पहले उलूंग खां मैंने आपको बताया था, एक तो नासिरुद्दीन महमूद से जिसने अपनी बेटी का ब्याह कराया था बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद से अपनी बेटी का विवाह किया था। तो नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? उलूंग खां। तो एक उलूंग खां बलबन, दूसरे उलूंग खां जो जलालुद्दीन खिलजी के समय मंगोल आए थे उलूंग खां, और जलालुद्दीन ने अपनी बेटी की शादी करी थी उलूंग खां 4000 समर्थकों के साथ, वो दूसरे उलूंग खां। और तीसरे उलूंग खां MBT, मोहम्मद बिन तुगलक को भी उलूंग खां मूल नाम था इनका, और इनको जौना खां भी बोला गया है। जौना खां, जौना मतलब दुनिया का खान, दुनिया का खान, दुनिया का खान। तो जौना खां भी, मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम उलूंग खां, एक नाम जौना खां। ठीक है, और इन्होंने अपनी जब ये गद्दी पे बैठा तो इसने अपना नाम रखा अबुल मुजाहिद। अबुल मुजाहिद। तो ये तीन नाम है दोस्तों, उलूंग खां, जौना खां, दुनिया का खान, और शासक बनने के उपलक्ष्य में इसने अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा। यह प्रश्न आ सकता है दोस्तों, शासक बनने के उपलक्ष्य में इसने अपना नाम क्या रखा? अबुल मुजाहिद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सल्तनत काल में सर्वाधिक 23 प्रांत, सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रांत इसी के समय थे, 23 प्रांत। ये प्रश्न भी आ चुका है। और चूंकि प्रांत बहुत अधिक थे, तो प्रांत अधिक होने के कारण सर्वाधिक विद्रोह भी प्रांतों में 34 विद्रोह, सर्वाधिक 34 विद्रोह भी इसी के समय हुए। प्रांतों में अलग अलग जो दूरस्थ प्रांत होते थे, खास तौर पे दिल्ली से जो दूर होते थे, उनमें दिल्ली के प्रति विद्रोह ज्यादा होता था। तो सर्वाधिक प्रांत 23 सर्वाधिक इसी के में थे, और चूंकि सर्वाधिक प्रांत थे तो प्रांतों में होने वाले सर्वाधिक विद्रोह 34 विद्रोह इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए थे। इतिहासकार बर्नी जो है बड़ा चिढ़ता था इससे। इतिहासकार बर्नी ने इसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु, पागल, बर्नी जो है, बर्नी ने इनको बोला है स्वप्नशील, स्वप्नशील, स्वप्न देखता था ये, रक्त पिपासु, रक्त का प्यासा, रक्त पिपासु, पागल भी बोला है ना, ये सारी चीजें बोली हैं। लास्ट में भी बताऊंगा, नाई, रसोईया, ये सब भी बोल डाला है इसने, बर्नी ने बहुत गंदा गंदा बोला है इसके लिए। स्वप्नशील बोल दिया है, जिसके सपने रहते थे वो कभी सफल नहीं होते थे। रक्त का प्यासा था ये अपनी जनता का, पागल था ये, है ना। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इसकी नीतियां लोगों के सुख दुख को ध्यान में ना रख के बनाई गई थी। इसकी नीतियां जो बनाई गई थी वो लोगों के सुख दुख को दरकिनार करके बनाई गई थी, दरकिनार करके बनाई गई थी। नहीं बनाई गई थी लेकिन वो हो जाती थी। बनाता तो अच्छे के लिए था ये, लेकिन गड़बड़ हो जाती थी, कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती थी जो इसके हाथ में नहीं थी। तो बर्नी ने स्वप्नशील, रक्त पिपासु, पागल क्यों बोला? क्योंकि इसकी नीतियां जो है वो लोगों को ध्यान में रख के, लोगों के सुख दुख को दरकिनार करके बनाई गई थी। ठीक है, प्रोफेसर RC माहेश्वरी के हिसाब से, प्रोफेसर RC माहेश्वरी के हिसाब से यह व्यक्ति बहुत विद्वान था, समय से आगे था ये, समय से आगे। चूंकि समय से आगे काम किया इसने तो लोग इसको पहचान नहीं पाए। तो ये निसंदेह सल्तनत काल का सबसे विद्वान सुल्तान था RC माहेश्वरी के अनुसार।
केसी माहेश्वरी, सॉरी केसी माहेश्वरी के अनुसार। और समय से आगे था काफी, है ना। और ये चीज जो विद्वान और समय से आगे है, ये इसके 4 कार्यों से प्रकट होता है। 4 इंपॉर्टेंट कार्य जो अब डिस्कस करने वाले हैं, और वही मेन है MBT में, मोहम्मद बिन तुगलक में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के 4 कार्य देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। पहला कार्य है दोस्तों इसका, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? यह भारत है, नेपाल, भूटान, इस तरीके से भारत है, ठीक है। ये गंगा, और पीछे से ये यमुनोत्री से यमुना, और ये इलाहाबाद में। तो ये वाला जो गंगा ये गंगा है दोस्तों, और ये यमुना है। गंगा यमुना के बीच का जो ये क्षेत्र है बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। तो इसे दो आब बोला गया। दो मतलब 2 नदियां, आब मतलब जल। 2 नदियों के जल के बीच की जगह दो आब, आब मतलब होता है जल। तो दोआब क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कर वृद्धि की, क्योंकि बहुत उपजाऊ था। यहां पे इसने 50% से कर वृद्धि कर दी अपने राजकोष को भरने के लिए। इसने कहा दोआब क्षेत्र भारत के अंदर सबसे ज्यादा फर्टाइल है, इसकी कर वृद्धि करके 50% तक इसका टैक्सेशन कर दिया, लगान कर दिया। आदेश जारी हो गए, उसके लिखित में आदेश जारी हो गए। और आज के जैसे आदेश थोड़ी ना होते थे व्हाट्सएप जैसे, तुरंत गए और तुरंत रिजेक्ट हो गए। आदेश जारी होकर सरकारी कर्मचारियों के पास इसके पहुंच गए, राजस्व विभाग के। अब हुआ क्या कि इसी साल जब जैसे इसने आदेश जारी हुए, अधिकारियों के हाथ में आदेश पहुंचे, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया भारत में। इस क्षेत्र में अकाल सूखा पड़ गया भयंकर। लोगों का प्रोडक्शन नहीं हुआ, लोगों का प्रोडक्शन नहीं हुआ तो टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे लोग। लेकिन अधिकारी भ्रष्ट थे, अधिकारियों के हाथ में तो आदेश था। जब तक आदेश निरस्ती का आदेश जारी होता, आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी होता, तब तक अधिकारियों ने किसानों को लूट लिया था। पहले वाले आदेश के थ्रू किसानों से जबरदस्ती कर वसूला। उनका पैदाइश भी नहीं हुई थी, उनका पैदा भी नहीं हुआ था अनाज इतना, और उससे कर वसूल लिया। मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत आलोचना हुई, बहुत ज्यादा आलोचना का शिकार हुआ, जबकि करा धरा किसने था? इसके अधिकारियों ने। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बहुत आलोचना हुई और इस प्रोग्राम में वो फेल हो गया। तो फिर इसने क्या किया? इसके बाद अपने किसानों की भलाई के लिए इसने सोंधर या तकावी, ये आ चुका है, तकावी आ चुका है, सोंधर या तकावी ऋण, कृषि ऋण होता था ये। तो कृषि के क्षेत्र में अपने किसानों को इसने सोंधर या तकावी ऋण, ये पूछा जा चुका है, किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कृषि की भरपाई के लिए, कृषि की बेहतरी के लिए दीवाने कोही, दीवान ए कोही, कोही मतलब कृषि, दीवाने कोही नामक एक नया डिपार्टमेंट चलाया इसने, नया विभाग की स्थापना की, या नया पद सृजित किया, दीवान ए कोही। यह प्रश्न भी आया है। सौंदर्य ऋण या तकावी ऋण भी दिया इसने किसानों को, जैसे आज KCC मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड सॉरी। और कृषि के बेहतरी के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोही, और इसका हेड था अमीर ए कोही, इसका हेड था अमीर ए कोही। नेक्स्ट पॉइंट था फसल चक्र के महत्व को भी इसने समझा और किसानों को समझाया। फसल चक्र महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है परीक्षा में। फसल चक्र के महत्व को किस सुल्तान ने समझा और अपने किसानों तक समझाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन है ना, एक बार अनाज ले लो, फिर एक बार नाइट्रोजिनस फसल ले लो। इस तरीके से मिट्टी की भी गुणवत्ता बनी रहती है और फसलों को भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते रहते हैं। तो यह फसल चक्र की महत्ता को भी इसने समझा था, ठीक है। और दशहरा, होली जैसे हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला यह पहला सुल्तान था। दशहरा, होली, दिवाली आदि में शामिल होता था दोस्तों ये। तो पहला मुस्लिम सुल्तान था जो हिंदू त्योहारों पर शामिल होता था। दशहरा, होली आदि में भी शामिल होने वाला प्रथम सुल्तान था। और इसके दरबारी विद्वान थे राजशेखर, ये याद रखिएगा, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी आ चुका है परीक्षा में दोस्तों। इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे इसी में बता दिया है मैंने, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी। राजशेखर की किताबें बहुत फेमस है, आगे बताऊंगा मैं सल्तनत काल, जब पूरी ओवरऑल बात करूंगा
तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी विद्वान कौन कौन है? राजशेखर और जिन प्रभा सूरी। ठीक है, तो एमबीटी का जिन कौन है? एमबीटी का जिन कौन है? राज। एमबीटी का जिन राज। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी कौन थे? जिन प्रभा सूरी और राजशेखर। कोडिंग है ये। एमबीटी का जिन कौन है? राज। राज मतलब शाहरुख खान, है ना? शाहरुख खान का मूवीज में नाम क्या होता है दोस्तों? हे राज, ऐसे करके, है ना? तो एमबीटी का जिन कौन है? राज। तो ये पहला कार्य था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जिसमें वो फेल हो गया था। क्लियर है? दोआब समझ में आ गया। दूसरा कार्य है दोस्तों, ये राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ये भी फेल हो गया। राजधानी सॉरी, दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद कहां पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में। आपको मालूम होना चाहिए अलाउद्दीन ने राजधानी बनाई थी हरियाणा में सिरसा। सिर्री सा था अलाउद्दीन खिलजी, कैसा था? सिर्री का सा था, क्रैक सा था। और सिरसा के बाद मुबारक खिलजी जो था, लास्ट में जो शासक मुबारक खिलजी था, अलाउद्दीन का सबसे छोटा पुत्र, मुबारक खिलजी ने यह बनाई थी। अलाउद्दीन ने राजधानी, अलाउद्दीन ने कौन सी बनाई थी? सिरसा। और फिर मुबारक खिलजी ने जो बनाई थी वो बनाई थी राजधानी कुतुबाबाद, दिल्ली में। कुतुबाबाद, है ना? सिरसा जो है वो हरियाणा में है दोस्तों, और ये दिल्ली में है, कुतुबाबाद। तो राजधानी ये अब कुतुबाबाद से, दिल्ली से दौलताबाद ला रहा है, मतलब कुतुबाबाद या दिल्ली से अब ये ले जा रहा है दौलताबाद। कौन ले जा रहा है? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। सिरसा राजधानी थी अलाउद्दीन, सिरसा से राजधानी कुतुबाबाद शिफ्ट की मुबारक खिलजी ने। कुतुबाबाद दिल्ली में ही है, तो दिल्ली से दौलताबाद कौन ले जा रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? दौलताबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र क्यों जाना चाहता था ये? साउथ का जो इसने सुन रखा था, समृद्धि सुन रखी थी, साउथ का सौंदर्य, समृद्धि, रहन सहन, संस्कृति, उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित था। वो सब देखना, जानना, समझना चाहता था। मंगोलों का आक्रमण का भी भय था दिल्ली में, तो ये और दिल्ली से नीचे खिसकना चाहता था। और तीसरा था प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि। साउथ को कहीं ना कहीं ये दिल्ली से देख नहीं पा रहा था सही प्रॉपर ढंग से, तो साउथ को सही ढंग से देखने के लिए भी ये साउथ की तरफ थोड़ा सा राजधानी को शिफ्ट किया इसने। तो तीन कारण है, प्रशासनिक सुविधा, मंगोलों के आक्रमण का भय और समृद्धि साउथ की। ये तीन कारण है दौलताबाद शिफ्ट करने की। दौलताबाद जाते समय ये हजारों लाखों मुस्लिम परिवारों को अपने साथ ले गया, हजारों लाखों मुस्लिम परिवारों को अपने साथ ले गया। लेकिन 1335 तक आते आते, अच्छा ये ध्यान रखें, ये राजधानी 1327 में लेके गया है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कब शिफ्ट करी है इसने? 1327 में। 1335 में इसका मन बदला, और 1335 में कुछ कारणों से इसका मन नहीं लगा, कुछ कारणों से ये सही ढंग से वहां मैनेज नहीं कर पाया, तो 1335 में ये दौलताबाद से वापस दिल्ली आ गया। इसके साथ जो मुस्लिम परिवार गए थे हजारों लाखों, वो लोग भी वापस आ गए, लेकिन हजारों लाखों ही वहां पे रुक भी गए। लाखों में से कुछ हजारों वहां परिवार रुक भी गए दौलताबाद में, है ना? अब ये परिवार है यार, बार बार इसके साथ थोड़ी ना भागेंगे, एक बार इमोशन में आके आ गए, अब दौलताबाद में ही रहेंगे यार, बार बार शिफ्ट नहीं करेंगे। तो जो मुस्लिम परिवार है दौलताबाद में ही रहेगा, और यहीं से बहमनी राजवंश की भी शुरुआत हो जाती है। क्लियर है बात? सो दक्षिण में इस्लामिक संस्कृति का आरंभ भी यहीं से होता है, दौलताबाद में मुस्लिम जाके बसे, इसके साथ जो इस्लामिक संस्कृति का दक्षिण में आरंभ, बहमनी राजवंश की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कब लेके गया है दोस्तों? 1327 में। ये प्रोग्राम भी फेल हो गया, दौलताबाद से वापस लौटा है 1335 में दिल्ली वापस। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तीसरा पॉइंट है, तीसरा कार्य है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन मनी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन मनी, है ना? टोकन मनी, जैसे आज अपने यहां सांकेतिक मुद्रा क्या है? कागज का नोट जिसमें आरबीआई के गवर्नर के दस्तखत होते हैं, है ना? हरी नीली पट्टी होती है 500 के नोट में, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कागज के नोट से आप सोना खरीद लो, हीरा खरीद लो, खाने की चीजें खरीद लो, बेहतरीन ब्रांडेड चीज खरीद लो। तो कागज के नोट की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। एक बार मोदी जी रात को खड़े होकर बोल देंगे कि आज से टेंडर करेंसी निरस्त, तो निरस्त, कागज रह जाएगा सिर्फ वो।
तो कागज के नोट से आप सोना खरीद सकते हो, बस यही है। चीन और ईरान से, चीन तथा ईरान से इसको जो प्रेरणा मिली थी सांकेतिक मुद्रा चलाने की, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने या टोकन मनी चलाने की प्रेरणा कहां से मिली है? चीन और ईरान से। इसने क्या किया? तांबा और चांदी के सिक्के चलवाए, सांकेतिक मुद्रा चलवाई तांबा और चांदी के सिक्कों से, आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। लोगों ने क्या किया? नकली तांबा और चांदी के सिक्के बना डाले, नकली सिक्के तांबा और चांदी के बना डाले। इसने जो तांबा चांदी के असली सिक्के चलवाए, उससे आप कुछ भी खरीदो, सोना हीरा जवाहरात, इससे महंगी चीजें खरीद लो। तो लोगों ने तांबा चांदी के नकली सिक्के बनाए और उन नकली सिक्कों को बाजार में चला चलाकर बाजार से सारे तांबा चांदी के सिक्के भी गायब कर दिए, सोना हीरा सब कुछ खरीद लिया लोगों ने इन नकली तांबे चांदी के सिक्कों से। इस पे वो लगाम नहीं लगा पाया, राजकोष पूरी तरीके से खाली हो गया, भूखों मरने की नौबत आ गई। बहुत बुरी फेलियर है ये सांकेतिक मुद्रा, है ना। मोदी जी ने जो नोटबंदी करी थी वो इसीलिए तो करी थी कि जो पाकिस्तान और दूसरे देशों से अपने यहां नकली नोटों की जो आवक हो रही थी उसको पूरी तरीके से कट करना। 1000 के, सॉरी 1000 के और 500 के, है ना। लाल वाला 1000 का नोट चलता था, हरा वाला 500 को चलता था, शायद भूल गए हों आप, है ना। हरे और लाल नोट चलते थे, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो मोदी जी ने उसको खत्म किया, ये भी खत्म कर लेता तो बच जाता, लेकिन ये पहचान नहीं पाया, पटे पड़े थे और पूरा राजकोष खाली हो गया। हीरे जवाहरात, सोना, असली तांबे और असली चांदी के सिक्कों से पूरा खाली हो गया। बाजार में क्या क्या आ गए? तांबा और चांदी के नकली सिक्के। और ये प्लान भी पूरी तरीके से इसका फेल हो गया, भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। एडवर्ड टॉमस ने सिक्के संबंधी इसके जो प्रयोग हैं, सांकेतिक मुद्रा से संबंधित जो प्रयोग हैं, सिक्के संबंधी प्रयोगों के कारण, सिक्के संबंधी प्रयोगों के कारण एडवर्ड टॉमस ने इसे धनवानों का राजकुमार कहा है। धनवानों का राजकुमार, धनवानों का राजकुमार, ठीक है। तो सिक्के संबंधी प्रयोगों के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉमस ने धनवानों का राजकुमार कहा है, यह प्रश्न भी आया है। तो यदि कोई धनवानों का राजकुमार होगा तो वो टस से मस नहीं होगा, टॉमस। कैसे याद रखेंगे धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि बर्नी ने क्या कहा है, लेनपूल ने क्या कहा है, स्मिथ ने क्या कहा है। तो आपको ध्यान में रखना है धनवानों का राजकुमार जो होता है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। तो एडवर्ड टॉमस टस से मस नहीं होगा, कोडिंग ध्यान रहेगी। धनवानों का राजकुमार किसने कहा है? टस से मस ना होना, एडवर्ड टॉमस। आई होप वेरी क्लियर। और इसने एक सिक्का, विशेष सिक्का चलाया था अपने समय, जिसको दोकानी सिक्का बोला गया है, यह भी याद रखें। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशेष सिक्का चलाया है जिसको बोला गया दोकानी या दोगनी। इसको याद करने का भी अपना ही तरीका है। ये दो कान है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का एम बनाता हूं ना मैं, MBT, एक कान ये और एक कान ये, ऐसे कान रहते हैं ना। तो एक कान का शेप ये हो गया, एक कान का शेप ये हो गया। तो दो कानी या दोगनी सिक्का किसने चलवाया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, फैक्ट्स याद करना बहुत जरूरी है एग्जाम्स में, अदरवाइज कंसेप्ट के बलबूते एग्जाम नहीं निकलता है। तो कंसेप्ट, फैक्ट, सारी चीजें मालूम होना चाहिए, कोड, कंसेप्ट, क्लैरिटी, CCC पद्धति। तो MBT ने दोकानी एक विशेष प्रकार का सिक्का चलाया जिसको दोकानी या दोगनी सिक्का भी कहा गया। क्लियर है? एकदम से मेरे दिमाग में आया है, आप ये सर्च करके कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि दोकानी सिक्का जो है वो किस धातु का था, तांबा, चांदी या सोना। मैंने नहीं देखा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुजारिश है आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए किस धातु का था दोकानी सिक्का। अब चौथा काम देखते हैं, चौथा कार्य जिसमें फेल हुआ था ये खुरासान व कराचिल अभियान। खुरासान व कराचिल अभियान, खुरासान व कराचिल अभियान। ये भारत है दोस्तों, इस तरफ है खुरासान, ये है खुरासान, और हिमालय की तरफ है ये कराचिल। ये खुरासान है ना, ये खुरासान है, खुरासान इस तरफ, और इधर क्या है? हिमालय के पार कराचिल। खुरासान पर आक्रमण सारे सॉरी भारत के अब तक के सारे सुल्तान जो हैं
यहां से होने वाले मंगोल आक्रमण और दूसरे आक्रमणों से बचते फिरते थे। लेकिन ये बंदा जो है ये उल्टा ही है, ऊपर की तरफ आक्रमण करो, उल्टा इस तरफ भी आक्रमण करो, इस तरफ भी आक्रमण करो। तो पाकिस्तान या उत्तर पश्चिम की तरफ इसने खुरासान आक्रमण करने के लिए 3,75,000 सैनिकों को एडवांस में 1 साल का वेतन दे दिया। खुरासान और कराची आक्रमण करने के लिए इसने अपने 3.25 लाख सैनिकों, 3,75,000 सैनिकों को एडवांस में 1 साल का वेतन दे दिया। लेकिन 1 साल होने के पहले कुछ ऐसे इक्वेशंस बने, कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि खुरासान से दोस्ती हो गई, खुरासान पे इन्होंने आक्रमण नहीं किया। अब सैनिकों को नगद वेतन मिल गया था, वापस करेंगे क्या वो? कभी नहीं। तो इसको भयंकर आर्थिक क्षति उठानी पड़ी मोहम्मद बिन तुगलक को, एडवांस में जो वेतन दे दिया था। युद्ध ही नहीं हुआ फिर। दूसरी तरफ लाखों सैनिकों को इसने कराचिल अभियान पे भेजा, हिमालय पार। अब हिमालय की गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई से परिचित ही नहीं था कोई, और वो चढ़ते चले गए और ऐसी जगह पहुंच गए ना जहां से आगे जा सकते थे और ना पीछे आ सकते थे। बीचों बीच फंस गए वो समंदर में, हिमालय के समंदर में, एकदम हिमालय रूपी समंदर में। तो बमुश्किल कुछ दहाई की संख्या में सैनिक वापस लौट पाए। हांफते हुए आए मोहम्मद बिन तुगलक के पास, साहब आपने क्या करवा दिया, कहां भेज दिया, सारे ठंड के कारण मर गए, अस्थमा हो गया किसी को। तो यह भी फेल हो गया कराची की तरफ, यहां सारे सैनिक मारे गए, यहां युद्ध ही नहीं हुआ, एडवांस उसका खप गया सारा। भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी, फिर से इसकी जो है भयंकर आलोचना हुई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हिमालय में भटक गए लोग, ये सारी चीजें हैं। तो ये खुरासान और कराची अभियान भी इसका हो गया। तो 4 चीजें हैं दोस्तों। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि फेल हो गई इसकी, दूसरा है राजधानी दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद लाना फेल हो गया इसका, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन फेल हो गया, और खुरासान और कराची अभियान फेल हो गया। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट है दोस्तों जैसे अफ्रीकी यात्री मोरक्को से, अफ्रीका के मोरक्को से एक यात्री इब्न बतूता, बगल में जूता, रिहला किताब बताई थी मैंने, बरनी की तारीख देखकर खुश हुए ख्वाजा ने इब्न बतूता को रिहा किया और ईसा फतह की, ये कोड में बता चुका हूं। तो मोरक्को अफ्रीका के उत्तर की तरफ है मोरक्को देश। तो मोरक्को से एक यात्री आया था इब्न बतूता 1333 में, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसका समय क्या है दोस्तों? 1325 से 1351, तो इसी अंडर में है। तो कैसे याद रखना है? तूता 3-3 याद हो जाएगा। और 1336 में इस बार की पीएससी का प्रश्न है, 2022 एमपीपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने, इसी का समय है 1336 का। हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे किस वंश की स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश कौन से थे? संस्तुआ, संगम, सलुब, तुलुब और अराविडु, बताऊंगा मैं आगे। तो इस बार की पीएससी का प्रश्न है ये। तो 1333 के 3 साल बाद 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तुंगभद्रा के उत्तरी किनारे पे। क्लियर है दोस्तों? अब सिंध विजय के लिए जाते समय, यह सिंध विजय के लिए जा रहा था, एमबीटी जा रहा था सिंध विजय के लिए, लेकिन रास्ते में जाते समय ठट्टा हरियाणा, एक कैथल हरियाणा बताया था, एक सिरसा हरियाणा बताया है, अब ठट्टा हरियाणा। रास्ते में जाते समय ठट्टा हरियाणा में इसकी मृत्यु बीमारी से हो जाती है। ठट्टा हरियाणा में इसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है 1351 में। ठीक है। और इसकी मृत्यु पर बर्नी फिर से उल्टा सीधा लिखता है, अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इसे लोगों से, बर्नी फिर से रक्त पिपासु पागल बोल चुका है पहले वो, अभी वो लिखता है कि अंततः इसकी मृत्यु से लोगों को इससे मुक्ति मिली और लोगों से मुक्ति मिली। ठीक है। और इसने छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया, छिछोरा, माली, नाई, रसोइया, ये तक कह डाला उसको, गंदा गंदा जो भी शब्द आया, जुलाहा, जो शब्द आया उसके मुंह पे वो कह डाले बर्नी ने। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। छिछोरा,
माली, नाई, रसोईया, जुलाहा, गंदा, संदा, सब बोल डाला उसको। इतना बरनी तो इससे बहुत चढ़ता था, है ना। हालांकि केसी माहेश्वरी ने इसके लिए अच्छा कहा कि ये समय के आगे था, काफी विद्वान था, बौद्धवाद, बुद्धिवाद का जो दर्शन मानता था, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सो ये सारी बातें मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात जौना खां, उलूग खां और अबुल मुजाहिद के बारे में। चारों आदमी एक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बोलिए, जौना खां बोलिए, उलूग खां बोलिए, अबुल मुजाहिद बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आके समाप्त होते हैं अपने मोहम्मद बिन तुगलक। अगली बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने नहरों का जाल बिछवाया था। ठीक है, बात करेंगे अगले लेक्चर में। फिर मिलते हैं। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए, स्नेह बरसाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।